अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था एल्केन्स की इंट्रोडक्शन किया था। इस लेक्चर में हम देखेंगे एल्केन्स के रिएक्शन। एल्केन्स की सबसे पहले ये है कि एल्केन्स नॉर्मली किसी भी रिएजेंट के खिलाफ स्टेबल रहते हैं। तो स्टेबल क्यों रहते हैं? एक स्टेबल की वजह मैंने बताई थी कि इनमें होते हैं सारे सिग्मा बॉन्ड्स। सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं सिग्मा बॉन्ड्स की वजह से उनको ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो नॉर्मली इतनी एनर्जी हमें नहीं मिल सकती, इसलिए ये सारे एट रूम टेम्परेचर ये स्टेबल रहते हैं और इसी वजह से इनको हम पैराफिन्स कहते हैं। पैराफिन्स का मतलब ये है लिटिल अफिनिटी। लिटिल अफिनिटी लिटिल अफिनिटी इसको कहते हैं कि इनके रिएक्शन की जो मीन्स के रिएक्शन करने की जो इनकी आदत होती है या इनके स्पीड ऑफ रिएक्शन कहते हैं तो वो होती है स्लो। तो इस वजह से इनको हम पैराफिन्स कहते हैं। तो इसमें दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। एक होते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मीन्स कि एक एटम को हटा के दूसरा एटम उसकी जगह लगाना, ठीक है। दूसरा रिएक्शन ये होता है थर्मल और कैटालिटिक रिएक्शन। मीन्स कि अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या किया, सिर्फ उसको हीट दी और दूसरा एटम उसकी जगह अटैच हो गया। थर्मल और कैटालिटिक रिएक्शन में क्या होगा, हमने उसको हीट भी देनी है। हीट या तो डायरेक्ट हीट देंगे या उसको कैटलिस्ट डाल के उसको हीट प्रोवाइड करेंगे, मीन्स कि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देंगे, तब वो रिएक्शन प्रोसीड होगा। इसमें पहला रिएक्शन हमारे पास आता है हेलोजिनेशन। हेलोजेंस 4 एटम होते हैं हमारे पास। हेलोजिनेशन में हेलोजन में कौन कौन आता है? फ्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है और आयोडीन आता है। ये 4 हो गए हेलोजेंस। हेलोजन अब इसमें हम किसी की भी हेलोजिनेशन कर सकते हैं। हेलोजिनेशन के लिए हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो 3 चीज़ हैं। एक ये होता है 4 स्टेप प्रोसेस, इसमें 4 स्टेप होते हैं, ठीक है। उसमें पहली नीड ये है प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। अल्ट्रावायलेट रेस के अंदर प्रेजेंस होगी तब ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा। दूसरा 300 to 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, फिर प्रोसीड होगा ये रिएक्शन। तो रिएक्शन पे हम आ जाते हैं। रिएक्शन में देखें, ये हमारे पास है मीथेन। मीथेन इसमें होता क्या है, इसमें यहाँ पे होमोलिटिक फिशन होती है, ठीक है, और क्लोरीन के 2 रेडिकल्स बन जाते हैं, एक रेडिकल दूसरा रेडिकल। इसमें ये बॉन्ड ब्रेक होता है हीट की वजह से। ये हाइड्रोजन इस पे अटैक करता है तो बनाता है हमारे पास HCl, और ये क्लोरीन जो होता है ये जाके सीधा मिथाइल ग्रुप पे अटैक करता है, हमारे पास बनता है मिथाइल क्लोराइड। तो ये रिएक्शन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, 4 स्टेप प्रोसेस है। ये फर्स्ट स्टेप है हमारे पास जिसमें हमारे पास बन गया मिथाइल क्लोराइड। नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, CH2Cl2 क्या बन गया, मिथाइलिन क्लोराइड। नेक्स्ट स्टेप, इससे अगले स्टेप में चले जाएं, क्या बन जाएगा CH और Cl3 क्या हो गया, मिथाइलाइल क्लोराइड, मिथाइलाइल LYL। अब यहाँ पे हमने कहा था मिथाइलिन क्योंकि इसके ऊपर दो हाइड्रोजन अटैच है तो ये एल्कीन में चला गया। तो आगे एक हाइड्रोजन अटैच है, जैसे एसिटाइलिन में देखें कार्बन के सेंटर में 3 कार्बन होते हैं, तीन बॉन्ड्स होते हैं और साइड पे 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, एसिटाइलिन। तो इसकी वजह से हमने इसको क्या है अल्काइन ग्रुप है, तो मिथाइलाइल आ गया, मिथाइलाइल ग्रुप बन गया। ये 4 स्टेप प्रोसेस है। इसमें ओवरऑल रिएक्शन हम ये देख सकते हैं, CH4 मीथेन और 4 क्लोरीन के एटम, 8 क्लोरीन एटम हम यूज कर रहे हैं। तो उसके क्या बन गया, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक हमारे पास आता है, और 4 हाइड्रोजन क्लोराइड के कंपाउंड एटम्स आते हैं हमारे पास। अब इसको हॉल्ट करने या रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए हमारे पास क्या तरीके हैं, मीन्स कि हमने अगर CCl4 नहीं बनाना, कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं बनाना, हमने सिर्फ बनाना है इसको कार्बन मिथाइल क्लोराइड बनाना है सिर्फ।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए एक रिएक्शन प्रोसीड करवाना पड़ता है जिसको हम कहते हैं हॉल्टिंग। हॉल्टिंग में क्या होता है, occurs when two chlorine radicals combine। हमने यहाँ पे फिशन करवाई ना कि दो क्लोरीन एटम आपस में बाइंड थे, तो इसको ब्रेक करके हमने रिएक्शन प्रोसीड करवाया। इसके बाद अगर यहाँ पर स्टॉप करना है तो हमने इन दोनों क्लोरीन को आपस में मिलाना होगा, जिसकी वजह से ये रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करेगा। ठीक है, इसी मीन्स कि इनको आपस में बॉन्ड बनवा ले तो ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। ये हो गया हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। नेक्स्ट पे हम आते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में हम क्या करते हैं, वही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और थर्मल रिएक्शन है। थर्मल इसमें क्या होगा, HNO3 का NO2 ग्रुप बाइंड करेगा मीथेन में अल्काइल ग्रुप से। अल्काइल ग्रुप किसी मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने मीथेन यूज़ किया। तो मीथेन का एक हाइड्रोजन ब्रेक हो जाए, एक हाइड्रोजन उससे ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। थर्मल हीट इसको प्रोवाइड करनी है, हीट कितनी है 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये हाइड्रोजन OH पे बाइंड करेगा और हमारे पास क्या बनाएगा H2O बन गया। दूसरा ये अब इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, प्लस चार्ज, और इसके ऊपर माइनस है, तो ये इसको इधर से अटैक करेगा मिथाइल ग्रुप पे। मिथाइल ग्रुप हमारे पास बनाएगा CH3NO2 और ये हमें कहते हैं नाइट्रो एल्कीन्स। ये क्लासिफिकेशन में इनकी टाइप है नाइट्रो एल्कीन्स की। मीन्स कि जिस एल्कीन या मिथाइल ग्रुप के साथ अगर NO2 ग्रुप अटैच है तो वो नाइट्रो एल्कीन्स में आएगा, नाइट्रो एल्कीन्स में। तो इस वजह से हम इनको नाइट्रो एल्कीन्स भी कहते हैं। और इस रिएक्शन में मैकेनिज्म आपको बता दिया और टेम्परेचर हमें 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में इसमें हमने यूज़ करना है जी H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का सिर्फ हमें सल्फोनिक ग्रुप चाहिए, ये है सल्फोनिक ग्रुप। सल्फोनिक ग्रुप इसमें क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन विद सल्फोनिक ग्रुप। अब मैंने यहाँ पे भी मीथेन यूज़ किया है, आप इथेन भी कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, यहाँ से CH3 हटा देते हैं हम, ठीक है, ये CH3 और ये CH3, ये CH3 सॉरी ये CH2, एक हाइड्रोजन ये, तीन ये, ठीक है, एक कार्बन ये, तीन ये बन गया इथेन। ठीक है, इसमें एक ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और इसका ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। इसको हीट देनी पड़ती है, वही 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड लगेगा। और इसमें अब ये और ये मिलके क्या बनाएंगे, हमारे पास H2O, ठीक है, और ये बॉन्ड इस पे कौन सा ग्रुप है, इथाइल ग्रुप पे अटैक करेगा और हमारे पास क्या बनाएगा। मैंने मीथेन का किया था तो मैंने लिखा है मिथाइल सल्फोनिक एसिड, यहाँ पे हमने इथेन लिख दिया तो हम क्या बनाएंगे, इथाइल सल्फोनिक एसिड। इथाइल सल्फोनिक एसिड का फार्मूला भी हम लिखते देते हैं CH3 CH2 SO3H। ये हो गया हमारे पास सल्फोनेशन ऑफ एल्कीन्स। इसमें हमने इथेन ग्रुप पे SO3 ग्रुप अटैच किया और इसको हम कहते हैं सल्फोनेशन। और सल्फोनेशन में हमारे पास 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए और सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं ऑक्सीडेशन एंड कंबशन। ऑक्सीडेशन आपको सबको पता है कि ऑक्सीडेशन दो तरीके से हो सकती है, या तो हम उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा दें या उसमें हम हीट दे दें। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, या इसीलिए ऑक्सीडेशन और कंबशन दोनों एक प्रोसेस हो जाते हैं। तो एक इसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मस्ट है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। एक ये हो गया, ऑक्सीजन मस्ट प्रेजेंट हो। इसमें एक ओवरऑल रिएक्शन होता है, क्योंकि ये जनरल रिएक्शन है तो इसमें ओवरऑल रिएक्शन ये बनेगा। ये फार्मूला है अल्केन का जनरल फार्मूला, सही है। उसमें हमने वाटर O2
हमने कितने O2 के मालिक्यूल्स देने हैं उसका एक फार्मूला है, उस वो इस तरह लिखते हैं 3n+1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू O2 मीन्स कि अब जितने हमारे पास एल्केन के कार्बन्स होंगे मीन्स कि अगर ये इथेन है या प्रोपेन है तो Cn कितना लगेगा 3, C3H2n, n फिर कितना आ गया 3+2, उस हिसाब से हमने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल इस रिएक्शन में लिखने हैं। तो हमारे पास इधर कौन सा है मीथेन, मीथेन में है एक कार्बन, तो इधर 3n की जगह हम क्या पुट करेंगे 1 इंटू 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाई 2, 3 इंटू 1 3 प्लस 1 4 डिवाइडेड बाई 2 2, यहाँ पे हमने कितने 2O2 मतलब कि 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल इस्तेमाल किए। तो यहाँ पे क्या होता है ये 4 हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं, इससे बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और 2 ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाते हैं हमारे पास 2H2O के मॉलिक्यूल, यहाँ पे 2H2O के मॉलिक्यूल बन जाते हैं, ठीक है। और ये कार्बन 2 ऑक्सीजन से मिलके हमारे पास क्या बनाता है CO2, और इसमें हमारे पास जो एनर्जी आती है वो होती है 212.8 किलो कैलोरीज पर मोल, यहाँ पे पर मोल होता है, एक मोल में हमारे पास इसके साथ इससे 212.8 किलो कैलोरीज हमारे पास प्रोड्यूस होती हैं। और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक का मतलब ये है कि ये हमें हीट प्रोवाइड कर रहा है, मीन्स कि हम इसकी कंबस्शन कर रहे हैं, हमने इसको हीट प्रोवाइड की है, लेकिन ये जितनी हमने हीट प्रोवाइड की उससे ज़्यादा एनर्जी हमें वापस दे रहे हैं, इसलिए हम इसको एक्सोथर्मिक कहते हैं। बाद रिएक्शन होते हैं वो एंडोथर्मिक होते हैं। एंडोथर्मिक का मतलब हम उसको हीट दे के रिएक्ट करवा रहे हैं, मीन्स कि अगर वो हीट प्रोड्यूस भी कर रहे हैं तो हमने जितनी हीट दी है उसको उतनी हीट वो वापस हमें नहीं कर रहा है, इसलिए हम एंडोथर्मिक कहते हैं। और ये है एक्सोथर्मिक, हमने इसको जितनी हीट दी उससे ज़्यादा हीट हमें वापस मिल रही है, इसलिए इसको हम कंबस्शन भी कहते हैं। और नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन का मतलब यह है आइसोमर्स फॉर्मेशन। अब इसमें हमने इसकी क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि एन और आइसोब्यूटेन देखा होगा आपने। अब एन और आइसो होते क्यों हैं, देखें कार्बन 1 2 3 4 कार्बन 3 4 5 6 7 8 9 10, 4 कार्बन है 10 हाइड्रोजन है, नीचे आ जाते हैं, एक कार्बन दूसरा कार्बन तीसरा कार्बन 4 कार्बन हो गए, 3 3 6 3 9 और 1 10 हाइड्रोजन हो गए। इसमें भी कार्बन 4 है और हाइड्रोजन 10 है, इसमें भी कार्बन 4 है और हाइड्रोजन 10 है। फिर हम इसको और आइसोमर्स की हमने डेफिनेशन यही देखी है कि सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट कैसे कह सकते हैं या स्ट्रक्चरल फार्मूला कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, इसमें इश्यू नहीं है। तो इसमें देखें हमने एन ब्यूटेन लिखा है, एन का मतलब ये है कि स्ट्रेट चेन है, जहाँ भी एन लगा हो किसी भी कंपाउंड के साथ तो उसका मतलब ये है कि वो स्ट्रेट चेन है। तो यहाँ पे एन लग गया तो ये स्ट्रेट चेन है, 4 कार्बन है। और आइसो का मैं आपको दे देता हूँ। आइसो का मतलब यह है कि अगर 3 कार्बन है तो उसके सेंटर वाले कार्बन के साथ एक चेन अटैच है, ठीक है। और ये हमारे पास कौन सा कार्बन बनेगा, टर्शरी कार्बन, पिछले लेक्चर में हमने देखा था। तो अगर यहाँ पे हम 6 कार्बन अटैच कर देते हैं तो मीन्स कि हेक्सेन है C2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन हो गए। तो जिसका इसकी वो आइसोमराइजेशन होगी तो ये लास्ट वाला कार्बन, ये कार्बन यहाँ से रिमूव होके यहाँ सेंटर के साथ आएगा और इसको हम आइसोहेक्सेन कहेंगे इस वजह से। अब इसमें होता गया मैं आपको बता देता हूँ। अब 1 2 3 4 हाइड्रोजन भी पूरे हैं। अब देखें यहाँ पे CH2 है, यहाँ भी CH2 है,
इसमें होता क्या है, ये CH3 यहाँ से रिमूव होता है, ये CH3 यहाँ से रिमूव होता है और अटैक करता है ये सेकंड नंबर कार्बन पे। सेकंड नंबर कार्बन पे इसने अटैक किया, सेकंड नंबर कार्बन पे अटैक किया तो यहाँ पे इसके कितने बॉन्ड बन गए, 2 हाइड्रोजन के साथ है, तीसरा इसके साथ है, चौथा दूसरे CH2 के साथ है और CH3 के साथ 5 बॉन्ड ये बना नहीं सकता। इस वजह से यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, यहाँ पे एक रह जाता है और जो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होता है वो इस कार्बन के साथ आ जाता है। CH3 ने इस पे अटैक किया, इसके हो गए 5 बॉन्ड कार्बन बना नहीं सकता, इस वजह से एक हाइड्रोजन ये रिमूव करता है, वो चला जाता है टर्मिनल CH2 पे, और टर्मिनल CH2 कन्वर्ट हो जाता है CH3 पे। तो ये भी CH3 बन गया, ये भी CH3 और ये है CH3 क्योंकि यहाँ इसके साथ अटैच हो जाएगा, और ये CH3 यहाँ से ये आ गया, ये नीचे वाला CH3 ये वाला इधर आ गया, दूसरा CH3 ये वाला CH3 यहाँ से हाइड्रोजन मिला CH3 ये कन्वर्ट हो गया और सेंटर में CH रह गया, और ये इस तरह इसकी होती है आइसोमराइजेशन। और अगर आइसोमराइजेशन की अगर आपको समझना हो या कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट पे हम चले जाते हैं जी एरोमेटाइजेशन। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनका रिएक्शन भी इम्पोर्टेंट और इसकी इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, ये अक्सर आपसे पूछ सकते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट ये है कि आपके पास ये 4 कार्बन की नहीं हो सकती, 5 कार्बन अगर कंपाउंड है उसमें 5 कार्बन है तो उनकी भी नहीं हो सकती। इसमें मस्ट है कि आपके पास कार्बन 6 टू कार्बन 10 एटम्स हों। ये मैंने पहले लिखा है कि कार्बन 6 टू कार्बन 10 एटम होने चाहिए। और ये Cr2 और Al2O3 Cr2O3 और Al2O3 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और इस रिएक्शन में अगर हल्का सा देखें आप, ये 4H2 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स रिमूव हो रहे हैं। तो हाइड्रोजन की रिमूविंग और ऑक्सीजन की एडिशन क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और इसमें एल्यूमिना की प्लेट्स यूज होती हैं, उसमें एल्यूमिना की प्लेट्स यूज होती हैं जो इनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को एक्टिवेट करती हैं। और टेम्परेचर इसमें हमें चाहिए 600 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके हर टेम्परेचर देख आप जैसे नोट करें, हर रिएक्शन में टेम्परेचर हाई है, इसमें 300 टू 400 400 टू 500 400 टू 500, यहाँ भी टेम्परेचर इन्होंने दिया है, यहाँ भी हमने टेम्परेचर देना है। तो इसमें देख लें अल्केन के सारे रिएक्शन में हमने टेम्परेचर उसको देना है। तो यहाँ पे हमने 600 डिग्री सेंटीग्रेड उसको देना है। रिएक्शन में क्या होता है, अब ये देखें, CH3 एक कार्बन दूसरा कार्बन तीसरा 4 5 6, ये क्या है, स्ट्रेट चेन है। तो स्ट्रेट चेन के मैंने क्या यूज किया है, एन हेक्सेन, ठीक है, एन हेक्सेन। अब इसमें ये चार हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं और बेंजीन के क्या है, एक कार्बन दूसरा कार्बन तीसरा कार्बन 4 5 और 6 कार्बन होते हैं। 6 कार्बन और हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच है। कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन हो गए, मीन के C6 6 कार्बन हो गए और हाइड्रोजन भी 6 हो गया। अब इसमें देखते हैं, एक कार्बन दूसरा कार्बन तीसरा कार्बन 4 5 6 कार्बन तो 6 ठीक है, पूरे हैं बराबर है। नेक्स्ट में जाते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है। और हमारे पास इधर कितने हैं, 6, और 14 में से 6 माइनस कर दें, पीछे रहते हैं 8, वो 8 इधर निकल रहे हैं, वो निकलते कैसे। अब ये है कार्बन, इन सब के साथ एक एक हाइड्रोजन रहने दें, मीन्स कि यहाँ पे 3 है ना, यहाँ से 2 ये रिमूव हो गए, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 हो गया, 2 यहाँ पे 2 है यहाँ पे भी 1 हो गया, 4 हो गए, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 है यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब इनको अगर गिने हम 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन निकल गए, और 4H2 मतलब क्या होता है, 4 to the 8 हाइड्रोजन यहाँ पे रिमूव हो गए और 6 यहाँ पे बेंजीन के साथ अटैच है। तो ये थी इसकी एरोमेटाइजेशन। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर
अगर कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।